हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का टारगेट विद गुरुकुल चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और हम लोग जैव विकास टॉपिक को लेकर चल रहे थे। क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 है ना जी, उसको लेकर चल रहे थे, जिसमें आपको मैंने, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि मैंने जैव विकास क्या होता है, जैव विकास की उत्पत्ति से लेकर, जीवों की उत्पत्ति से लेकर जितने सिद्धांत थे, जैव विकास के जो प्रमाण थे, और जैव विकास के प्रमाण के जैव विकास का विकास कैसे हुआ उससे रिलेटेड जो सिद्धांत थे उस पर हमने चर्चा कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको लैमार्कवाद और डार्विनवाद तक खत्म कर लिया था। और डार्विनवाद के कुछ पॉइंट रह गए थे जिसको हमको क्या है आपको पढ़ाना है ना। हमने लास्ट तक डार्विनवाद के बारे में आपको बता के छोड़ा था, और हमने आपको इसका एग्जाम्पल भी दिया था बेटा। किसका दिया था? मोथ का एग्जाम्पल दिया था ना, मोथ का, जो इंग्लैंड में पाया जाता था मोथ। तो हमने कहा था मोथ कितने प्रकार के होते हैं बेटा? ये दो प्रकार के होते हैं, एक लाइटर होते हैं और कैसे होते हैं बच्चे? डार्क। एक लाइटर होते हैं, क्या होते हैं? डार्क। तो डार्विनवाद ने कहा प्रकृति जिसको चाहेगी उसको जिंदा रखेगी, जिसको चाहेगी उसको क्या करेगी? मार देगी। तो इन्होंने क्या किया, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल क्या दिया कि क्या किया, लाइकेन क्या हुआ बेटा? तो जो लाइकेन होते हैं वास्तव में कैसे होते हैं? सफेद होते हैं। लाइकेन कैसे होते हैं? सफेद होते हैं। तो लाइकेन की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी, लाइकेन की संख्या बहुत तेजी से क्या हो गई? बढ़ी। तो जिससे सभी पेड़ पौधे जो थे वो कैसे हो गए? सफेद हो गए। सभी पेड़ पौधे कैसे हो गए? सफेद हो गए। तो सफेद के आड़ में क्या हुए, जो लाइटर मुथ थे उनकी जीवन क्या हो गई? बच गई। और जो काले वाले थे वो दिखाई दिए तो उनका शिकार हो गया। वही प्रकृति ने क्या किया, क्या किया? अब लाइकेन की संख्या को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो पेड़ पौधे कैसे हो गए? काले हो गए। तो जो मुथ था वो काले में क्या हो गया? छुप गया। और सफेद वाला क्या हुआ? नहीं छुपा। तो सफेद वाले क्या हो गए? मारे गए। तो डार्विनवाद का वही करना है कि डार्विनवाद कहता है कि प्रकृति जिसको चाहेगी उसको जिंदा रखेगी, और जिसको चाहे उसे क्या करेगी बच्चे? मार देगी। और इसी को लेकर हमने कहा था प्रकृति, तो इन्होंने दिया था नेचुरल थ्योरी सिलेक्शन दिया था ना, नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। तो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी का मैंने क्या नाम बताया था बेटा आपको? 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार। अब यही प्रकारों से ही हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ेंगे। ध्यान देना है। तो हम लोग पढ़ रहे थे नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। तो नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी का अभिप्राय तो मैंने आपको समझा दिया था बेटा। इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं बच्चे? प्राकृतिक चयन सिद्धांत। तो बेटा ये तो हम लोग पढ़ लिए थे। तो हमने इसको बताया था ये जो चयन का प्रकार होता है वो कितने प्रकार होते हैं बेटा? 3 प्रकार के। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। अब चयन का प्रकार का मतलब तो आपको पता ही है, चयन के प्रकार का मतलब तो पता ही है ना। प्रकृति जिसको चाहेगी उसे जिंदा रखेगी, जिसे चाहेगी मार देगी। यही क्या है? प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत है। जिसमें मैंने एग्जाम्पल आपको मोथ का एग्जाम्पल दिया था, जिराफ का एग्जाम्पल दिया था, और किसका दिया था? रेगिस्तान के पौधों के जड़ों की बात है कि नहीं है। अब ये देखिए बेटा, तो प्राकृतिक चयन में कुल कितने प्रकार होते हैं बेटा? 3 प्रकार। कितने प्रकार के? 3 प्रकार का। अब बच्चे 3 प्रकार क्या होता है जरा समझेंगे इसको। तो 3 प्रकार को समझने के लिए आप यहाँ समझिए बेटा। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, जैसे एक ग्राफ में खींचा इसके बीच में बेटा, आपके एनसीईआरटी में ये ग्राफ मिलेगा, ये एनसीईआरटी में ग्राफ मिलेगा। ये किसको बता रहा है बच्चे? आवृत्ति बता रहा है। किसकी बता रहा है? ग्रोथ, आवृत्ति बता रहा है। इधर जो मैं लिखा हूं बच्चे, ये किसकी ग्रोथ बता रहा है बच्चे? लक्षण का। किसका बता रहा है बच्चे? लक्षण का। अब बेटा अगर लक्षण बता रहा है या आवृत्ति बता रहा है बेटा, तो अगर आपसे मैं कहूं तो कुछ इस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से अप डाउन हुआ बेटा। तो अप डाउन हुआ तो मैं मान लीजिए कि यहाँ पर हम मान लेते बच्चे कि ये जो था, यहाँ पे जो पॉइंट था इसे मान लेते बेटा ए। क्या मान लेते हैं? ए। ये इसको बच्चा हम लोग ऊपर वाले को क्या मान लेते हैं? यहाँ पे ये वाला बी है, इसे क्या कहते हैं? औसत। क्या कहते हैं बेटा? औसत। अब यहाँ पे जो था इसको मान लेते बेटा क्या है? सी। तो देखो बच्चे ये इन्होंने कहा क्या, अब जिसे समझिए इसका मतलब क्या आता है 3 प्रकार में। तो जैसे कोई व्यक्ति जब पैदा हुआ या कोई व्यक्ति जब जन्म लिया, तो जब पैदा होगा तो पैदा होने बाद उसके जो वजन होंगे, तो वजन क्या हो सकते हैं बेटा? यहाँ बता रहा है इसके वजन क्या होंगे? क्या होंगे? या तो कम हो सकते हैं, या तो उसके वजन क्या होंगे? ज्यादा हो सकते हैं। इधर मैं दिखा रहा हूँ, क्या दिखा रहा हूँ? नजर में क्या हो रहा है? ज्यादा दिखा सकते हैं। या तो उसके वजन कैसे होंगे बेटा? औसत। कैसे होंगे? औसत। हो सकता है ना, कोई लड़का अगर पैदा हुआ
कोई लड़का पैदा हुआ तो जो लड़का पैदा हुआ उसका वजन हो सकता है कितना हो, 2.5 किलो हो। एक एग्जाम्पल लेते हैं, या तो मान लेते हैं उसका औसत कितना हो गया, मतलब उसका वजन कितना हो, 4-5 किलो हो जाए, 5 किलो हो जाए, या औसतन मान लेते हैं 3 किलो के बीच में लड़का रहेगा। तो मैक्सिमम जो लड़का होगा, चाहे मोटाई की बात कर लीजिए या उसकी वजन की बात कर लीजिए या उसकी लंबाई की बात कर लेंगे, तो जो या तो बेटा उसकी लंबाई क्या होगी, कम होगी, या तो उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, बहुत अधिक होगी, या तो उसकी लंबाई कैसी होगी बेटा, एक औसत होगी। तो बेटा ध्यान देना, तो क्या होगा, इसी को बोलते हैं क्या बेटा, एवरेज। क्या बोलते हैं, एवरेज, अर्थात क्या बोलते हैं बच्चे, औसत। क्या बोलते हैं प्यारे, औसत। तो जो औसत, औसत, तो ध्यान देना ये क्या बच्चे, एवरेज है, ये क्या बच्चे, औसत। तो जो बेटा ये औसत है, तो आप कह सकते हो ना कि जो औसत है, इसी को इन्होंने क्या बेटा, इसी को इन्होंने क्या कहा बेटा, फिनोटाइप। क्या कहा, औसत लक्षण। अब ये औसत लक्षण कैसा बेटा, फिनोटाइप है। कैसा है, फिनोटाइप। अब फिनोटाइप का आप जानते हैं, फिनोटाइप आपको पढ़ाया भी गया है बेटा, पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया गया है, फिनोटाइप। अब फिनोटाइप का मतलब ये होता है जो लक्षण बाहर से देख के बता दो। तो या औसतन अगर हम अनुमान लगाएंगे तो 3 कंडीशन बनेगा, या तो लड़का कम वजन का होगा, या तो लड़का बहुत अधिक वजन का होगा, या तो लड़का का वजन क्या होगा, औसत होगा, या तो लड़की की लंबाई क्या होगी, बहुत कम होगी, या तो लड़के की लंबाई बहुत ज्यादा होगी, या तो लड़के की लंबाई कैसी होगी, औसत होगी। तो जो भी लक्षण होंगे वो लक्षण देखेंगे, या तो बहुत ही ज्यादा होगा, या तो बहुत ही कम होगा, या तो कैसा होगा, औसत होगा। तो इसी औसत लक्षण को लेकर बेटा इन्होंने कुल कितने डायग्राम खींचे, 3। कितने खींचे, कुल 3 डायग्राम। अब 3 डायग्राम कौन कौन से होते हैं जरा समझेंगे, इतनी बात समझेंगे नहीं समझे। इन्होंने क्या किया, इस पे ग्राफ खींचा, और ग्राफ में खींचा आवृत्ति, और इधर क्या खींचा, लक्षण। जैसे जैसे इसकी बढ़ेगी आवृत्ति तो उनके लक्षणों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जो लक्षण हमको दिखाई दे रहे हैं, जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं बेटा। तो आइए इन्हीं को समझते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है, ये बात समझ पाए ना, मतलब उन्होंने ग्राफ खींच के समझाने का प्रयास किया। कैसे कैसे 3 ग्राफ बनेंगे, कितने ग्राफ बनेंगे बेटा, 3 देखेंगे। एक तो पहला बनेगा बेटा, तो पहले वाले को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्थायी चयन। क्या बोलते हैं बेटा, स्थायी चयन। स्थायी चयन। तो देखो बेटा, अगर स्थायी चयन की बात करेंगे तो स्थायी चयन क्या होगा, तब ध्यान देना बेटा, स्थायी चयन होगा जब वातावरण स्थिर रहता हो तो औसत लक्षण भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। वही ग्राफ कैसा होगा, संकीर्ण। देखो जब कोई भी लक्षण में परिवर्तन कब आएगा, कोई भी लक्षण में बदलाव कब आएगा, नहीं स्थिर का, वातावरण में जब परिवर्तन आएगा तब तो। अगर वातावरण जैसा का था वैसा ही रहा तो जो औसतन ग्रोथ होगा वो बढ़ेगा कि घटेगा। जैसे जाहिर सी बात है, हमारी अनुकूल दशा है कि हमको अगर इस सारे तापमान, दाब, सब कुछ जो कुछ मिल रहा है, पोषक पदार्थ जो भी मिल रहा है, तो जिस रूप में मुझे बचपन में मिला था उसी रूप में अगर अब भी मिल रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो जो औसतन ग्राफ होगा ये वाला होगा, ये बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। क्योंकि अगर आपकी संख्या में कमी आ रही है तो कमी क्या आएगी, जब वातावरण खराब होगा। आपकी संख्या में वृद्धि हो रही है या कोई भी कमी या वृद्धि हो रही है तो वातावरण में परिवर्तन के आधार पर ही तो होगा। अगर वातावरण में परिवर्तन आएगा तो जो आपकी लक्षण होंगे उनके लक्षणों में परिवर्तन आएगा। अगर वातावरण स्थिर है तो लक्षण भी क्या होंगे बेटा, स्थिर होंगे। और लक्षण स्थिर होंगे, अगर वातावरण क्या होंगे, अपरिवर्तित होंगे, मतलब परिवर्तनशील होंगे, तो लक्षण भी कैसा होगा, परिवर्तनशील होगा। तो मतलब अगर देखा जाए तो जो फिनोटाइप अनुपात है वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है, वातावरण के ऊपर। अगर वातावरण बढ़ेगा तो लक्षण की मात्रा भी क्या हो सकता है, बढ़ेगा तो घटे। अब डिपेंड करता है वो जीव के ऊपर, सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है कि नकारात्मक। अगर सकारात्मक प्रभाव डालेगा तो लक्षण क्या होंगे, बढ़ेंगे। अगर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा होगा तो लक्षण क्या होंगे, घटेंगे। बोलो बात समझ पा रहे हो। तो इसीलिए बेटा हमने कहा कि पहला उन्होंने क्या बताया, स्थायी चयन बताया। अब स्थायी चयन में उन्होंने कहा कि वातावरण स्थिर रहता है तो औसत लक्षण बढ़ता जाएगा और ग्राफ जो होगा कैसा हो जाएगा, संकीर्ण। जैसे अगर इस पर बेटा हम लोग ग्राफ खींचे, ये हमारा ग्राफ है। अब ये जानते हो किसको बता रहा है बच्चे, आवृत्ति को। अभी किसको बता रहे बच्चे, लक्षण को। तो जब बेटा वातावरण स्थिर रहेगा तो ऐसे कंडीशनों में जो ये होगा ये एकदम पीक पे चला जाएगा। ये कैसा हो गया, ग्राफ कैसा हो गया बेटा, संकीर्ण हो गया। जो ग्राफ है वो कैसा हो गया, संकीर्ण हो गया। क्यों, क्योंकि वातावरण कैसा स्थिर है तो जो औसतन भार वाले लोग होंगे उनकी संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। तो ये जो पीक है वो क्या होगा, उठता जाएगा, ऊपर जाके संकीर्ण हो जाएगा, पतला हो जाएगा, पीक टाइप का हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ। अगर वातावरण स्थिर है तो ऐसे कंडीशनों में, वातावरण स्थिर था तो सब मान के चलो
तो 50 किलो के व्यक्ति हो रहे थे, 55-60 किलो का, 60 किलो हो रहे हैं, तो वातावरण में कोई बदलाव नहीं हुआ, तो जो लड़के पैदा होंगे, जो लड़के ग्रोथ करेंगे, उनकी वजन कितनी होगी? 60 होगी। तो 60 वाले की संख्या बढ़ती जाएगी, नहीं जाएगी? और जब 60 की संख्या बढ़ती गई, तो ना ही संख्या 40 की वाली हुई, ना ही संख्या किसकी हुई, 80 वाली हुई, सिर्फ कितने वाले हुए? 60 वाले। तो 60 वाले की जब बढ़ेगी तो मतलब ये औसतन को ही दिखा रहा है, बीच वाला, मतलब ये इसकी पीक क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। और जब बढ़ती चली जाएगी तो ऊपर कैसा होगा बेटा? ये संकेत सिकुड़ जाएगा, क्योंकि ये वाला उठेगा, अब ये दोनों क्या होंगे? सिकुड़ेंगे। तो इसी को बोलते हैं बेटा, ये कैसा बनेगा, पीक कैसा होगा? संकीर्ण होगा। क्या होगा बेटा? जो पीक होगा कैसा होगा? संकीर्ण। कैसा होगा पीक बेटा? संकीर्ण व ऊंचा होगा, है कि नहीं? बताइए, जो पीक होगा कैसा होगा बेटा? संकीर्ण होगा। कैसा होगा? ऊंचा। ऊंचा क्या उड़ता जाएगा, क्योंकि औसतन और जो है लक्षण क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यह कब होगा बेटा? तब लिख सकते हो क्या? जब वातावरण स्थिर रहेगा तो औसतन लक्षण बढ़ेगा, अर्थात ग्राफ ऊंचा एवं कैसा होगा? संकीर्ण होगा। बोलो बेटा, बात समझ पाए नहीं समझ पाए? तो कैसा होगा? संकीर्ण होगा। तो याद रखिएगा। अब दूसरा ग्राफ जो बनेगा बेटा, दूसरा कौन सा बनेगा? दूसरे को बोलते हैं हम लोग बेटा, क्या बोलते हैं? दिशात्मक चयन। क्या बोलते हैं बेटा? दिशात्मक चयन। दिशात्मक चयन। इन पॉइंटों को समझिएगा, क्योंकि इन्हीं पॉइंटों से इनकी कमियां निकलने वाली है। इन्हीं पॉइंटों से इनकी क्या निकलने वाली बच्चे? कमियां। तो इनकी कमियां जो निकलेगी, इन्हीं से निकलेंगी। तो कैसे निकलेंगे समझेंगे। अब बेटा इन्होंने दिशात्मक चयन क्या कहा? जब बेटा अगर वातावरण में क्या होगा, बदलाव होता हो, जब वातावरण में क्या हो बच्चे, बदलाव होता होगा, तो शिखर एक दिशा में जाएगा। क्या कहा? ध्यान देना, वातावरण में बदलाव होगा तो क्या लिख सकते हैं? बदलाव होगा तो जो शिखर होगा, शिखर एक दिशा में जाएगा। तो क्या होगा? वातावरण में जब बदलाव होगा तो शिखर क्या होगा बच्चे? एक दिशा में जाएगा। जैसे समझिएगा, जैसे बेटा समझिए, ये हमारे पास क्या है? ये है, ये बच्चे क्या इसकी आवृत्ति है। और दूसरा क्या बच्चे हमारे पास है? लक्षण है। तो ये आवृत्ति हो गया, लक्षण हो गया। तो जो ग्राफ होगा ना, ग्राफ पे क्या घटना घटेगी कि अब लगातार वातावरण परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है, तो जो ये लक्षण होगा ना, एक ही दिशा में चलता चला जाएगा। जैसे ये ग्राफ तो यहाँ से उठा, पर ये ऐसे जाएगा, इस तरीके से। तो देखिए, अभी ये बेटा, ये जो ग्राफ था, ये कहाँ था? इसके बीचों बीच में था, नहीं था? ये जो ग्राफ था, जरा सोचिए, ये ग्राफ कहाँ था? बीचों बीच में था, उठा हुआ। अब ये शिफ्ट होके कहाँ चला जा रहा है? आगे। क्यों आगे चला जा रहा है? क्यों? क्योंकि वातावरण में क्या हो रहा है बच्चे? बदलाव हो रहा है। यही बदलाव जो हो रहा है बेटा, इसी बोलते हैं शिखर एक दिशा में क्या होगा? शिखर, ये क्या बेटा हमारे पास है? शिखर एक दिशा में जाएगा। अब भाई जायज सी बात है, अब जिस प्रकार का वातावरण में परिवर्तन होगा, प्राणियों की संख्या उसी दिशा में क्या होगा? शिफ्ट होता चला जाएगा। अगर अच्छा बदलाव होगा तो अच्छी तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा, अगर उसका खराब प्रभाव पड़ रहा है तो बुरा तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा। समझ रहे हैं? जैसे आने वाले समय में गंजों की संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ती चली जाएगी। इनका ग्राफ खींचेंगे तो संख्या कब बढ़ती है? जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, पर्यावरण बदलाव हो रहा है, तो इससे गंजों की संख्या क्या हो रही है? धीरे धीरे बढ़ रही है। तो धीरे धीरे ये ग्राफ क्या होगा? शिफ्ट होकर एकदम एक तरफ सब गंजे दिखाई देने लगेंगे। तब सही है। चलिए, दूसरा कौन सा होता है? डिस्प्यूटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा तीसरा? इनको यही समझ लेते हैं। तीसरा जो है बच्चे हमारे पास क्या है? तीसरा डालेंगे
डिस्प्यूटिव सिलेक्शन। देखो बच्चे, अब इसमें क्या कह रहा है बेटा, इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखो अंतर आप समझ जाओगे बेटा। ये हमारे पास क्या है बच्चे, लक्षण है, ये क्या बच्चे, आवृत्ति। तीनों ने क्या कहा, जब बेटा ध्यान देना है, अगर जब बेटा क्या होगा, अगर आपसे बताऊं कि अगर वातावरण में एकाएक बदलाव हो, अब एकाएक क्या हो जाए, गिरावट आ जाए, तो ऐसे कंडीशनों में जो ग्राफ होगा ना, तो जो लक्षण औसतन लक्षण होगा ना, वो क्या होगा, कम हो जाएगा। जैसे समझिए कैसे, अगर बेटा शुरुआती समय समझेंगे तो औसत हमारा ये था, पर ये धीरे धीरे क्या हुआ, वातावरण में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, अब औसतन लक्षण हमारे में क्या हो गया बेटा, ये गिरावट आ गया। तो यहाँ देखो बीच वाला ही तो क्या था, औसत लक्षण था, जो बीच में उठ रहा था वो क्या था, औसत लक्षण था। पर क्या हुआ, धीरे धीरे औसत लक्षण जो पीक पे था, वो धीरे धीरे क्या हो गया, डाउन हो गया। तो तीसरा बताता है, जो बोलता है डिस्प्यूटिव सिलेक्शन, ये कहता है कि बेटा क्या औसत लक्षण क्या होगा, कम होगा, दोनों लक्षण में क्या होगा, बढ़ेगा। औसत लक्षण कम होगा, और ये बेटा ये दोनों क्या है, दोनों लक्षण है ना, दोनों लक्षण बढ़ेगा। मतलब क्या होगा, जब वातावरण में क्या होगी, या बहुत ज्यादा परिवर्तन आएगा, कुछ भी होगा, तो हो सकता है व्यक्ति अधिक से अधिक मोटे मोटे वाले हों, या तो हो सकता है अधिक से अधिक पतले पतले वाले हों, या तो अधिक से अधिक क्या होंगे, कम कम वाले हों। जो औसतन भार आ रहा था उसमें क्या आ जाएगा, कमी आ जाएगा। जैसे अगर वातावरण परिवर्तन हुआ बेटा, तो जब वातावरण परिवर्तन हुआ तो उससे एक घटना देखने को मिली ना, क्या मिली, कि सभी व्यक्ति क्या हो गए, पतले हो रहे हैं, या सभी व्यक्ति कैसे हो रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, कोई भी औसतन नहीं हो रहा है। तो ऐसे में संख्या क्या हो जाएगी, औसत वाली क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि जब वातावरण में बदलाव हुआ, तो क्या हुआ कि जो इसका औसतन पीक था, जहां पहले रहना चाहिए था, उसे शिफ्ट होकर कहां बढ़ जाएगा, आगे। मतलब जो परिवर्तन होगा दिशात्मक होगा, किसी एक दिशा में चलेगा। तीसरी चीज है, उस पहले वाले में क्या होता है बेटा, जब वातावरण स्थिर रहेगा तो औसतन लक्षण बढ़ेगा, मतलब ये अपने पीक पे जाएगा जब स्थिर रहेगा तब। पर हम लोग वातावरण को स्थिर तो रहने नहीं देंगे, तो ये सभी घटना देखने मिलेंगे। तो ये ध्यान देना, कुल मिला के ये तीन बातें और डार्विनवाद के सिद्धांत में देख लीजिएगा। ये सारी चीजें ग्राफ आपके एनसीईआरटी में बनी हुई है, अब इसको पढ़ेंगे एनसीईआरटी की तो और बेहतर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो डार्विन की अगर मुख्य बात करेंगे बेटा, तो उन्होंने क्या दिया था, दो बातें बताई थी ना। अगर देखा जाए तो एक तो उन्होंने बताया था, ध्यान देना, कि दो मुख्य बिंदु थे, कौन कौन से थे बच्चे। एक तो हमारे पास थे क्या, साखी अवरोहण, और दूसरा क्या था, प्राकृतिक चयन। तो प्राकृतिक चयन हमने समझ लिया, और साखी अवरोहण क्या होता है बेटा, तो सीधी जान लेना, जब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में नए लक्षणों को लाता है, तो यह प्राकृतिक चयन के माध्यम से होता है। नोट डाउन कर लिए तीनों ग्राफ को, आगे बढ़ जाए। चलिए आइए देखिएगा, डार्विन के मुख्य, अगर देखा जाए डार्विन के मुख्य बिंदु, डार्विन के मुख्य बिंदु कौन कौन से थे बच्चे, दो थे। एक तो बेटा हमारे पास क्या था, इसको बोलते हैं साखी अवरोहण। क्या बोलते हैं, देखो ध्यान देना बच्चे, क्या बोलते हैं, साखी अवरोहण। और दूसरा क्या था बेटा, प्राकृतिक चयन। अब बच्चे देखो, इसके बारे में तो आपने डिटेल पढ़ लिया है, प्राकृतिक चयन के बारे में, प्रकृति कैसे चयन करती है, कोई व्यक्ति जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा, इसके बारे में तो आपने समझ लिया है। अब साखी अवरोहण क्या होता है बेटा, ऐसे समझिएगा कि जब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में नए लक्षणों को लाता है, तो यह प्राकृतिक चयन के माध्यम से आता है। मतलब इन्हों कहने मतलब है, जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में कोई नया लक्षण आ गया, जैसे मेरे परिवार में कोई ऐसा लड़का पैदा हुआ कि जो आज तक हमारे पीढ़ी में ऐसा कोई लक्षण नहीं दिखा, तो उसमें कुछ नया दिख गया, तो ये कैसे आया, तो ये प्राकृतिक चयन के माध्यम से ही आया है। साखी अवरोहण का मतलब क्या हुआ कि जैसे हमारा खानदान है, हमारा परिवार है, तो हमारे परिवार में मान लीजिए उस प्रकार का कोई लड़का नहीं है। ऐसे समझिए कि एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी का फैमिली ए नाम की फैमिली है। अब ए नाम की फैमिली में सभी लोग क्या थे, एकदम लड़की लड़का शुद्ध रूप से या तो लड़की या तो लड़के होते थे। पर उनके फैमिली में कोई क्या हुआ, थर्ड जेंडर पैदा हो गया।
तो थर्ड जेंडर बिल्कुल क्या है, एकदम नया लक्षण है। तो जो नया लक्षण का स्थानांतरण हुआ है वो किसके माध्यम से हुआ है, प्राकृतिक चयन के माध्यम से हुआ है। बोलो बात समझे नहीं समझे? इसको बेटा इसका अभिप्राय यही होता है, क्या होता है, जब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, जब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नया लक्षण का स्थानांतरण होता है तो प्राकृतिक चयन के माध्यम से, किसे होता है बेटा, प्राकृतिक चयन के माध्यम से। तीनों ने डार्विनवाद ने बहुत सारी अच्छी अच्छी बात बताई बेटा, पर इनका बेटा एक अपवाद है। क्या बेटा है, एक अपवाद है, और उसी अपवाद को हम लोग समझेंगे बेटा। क्या बच्चे, एक अपवाद है, और इनका अपवाद क्या है, इन्होंने बेटा ध्यान देना, सबसे बड़ी गलती इन्होंने क्या था ना, कि लक्षणों में विविधता के बारे में कुछ नहीं बताया था, कि जो लक्षणों में नए नए विविधताएं आ रही हैं, जो विविधता आ रही है, उस विविधताओं के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया था। डाइवर्सिटी के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया था। और इसी डाइवर्सिटी को समझाने के लिए कौन आता है बेटा, उत्परिवर्तन सिद्धांत आता है। कौन दिया था, ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। तो ध्यान देना है, इन्होंने लक्षणों के विविधता के बारे में स्पष्टीकरण नहीं दिया था। और जब इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने लक्षणों की विविधता का स्पष्टीकरण नहीं दिया था, तो इसी की स्पष्टीकरण करने के लिए, जैव विविधता को स्पष्टीकरण करने के लिए कौन सा सिद्धांत आता है बेटा, तो इसी से कौन से सिद्धांत का चयन होता है, तो आप समझिएगा उत्परिवर्तन सिद्धांत। कौन आता है बेटा, उत्परिवर्तन सिद्धांत, जिसे बोलते हैं म्यूटेशन थ्योरी। क्या बोलते हैं बेटा इसी को, इसी बोलते हैं म्यूटेशन थ्योरी। म्यूटेशन थ्योरी, और म्यूटेशन थ्योरी किसने दिया था बेटा, इसको दिया था ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। किसने दिया था, ह्यूगो डी, ध्यान देना, ब्रिज ने, किसने दिया था बेटा, ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। तो कहने मतलब अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ने क्या वाले हैं, उत्परिवर्तन का सिद्धांत। उत्परिवर्तन का सिद्धांत क्या होगा और किसके बारे में बताएंगे, बताओ, वो किसके बारे में बताएंगे, लक्षणों की विविधता के बारे में बताएंगे, कि लक्षणों में जो अंतर आ रहा है वो क्यों आ रहा है, इसके आने के पीछे कारण क्या है। क्योंकि उन्होंने लक्षणों के विविधता में जो अंतर आ रही थी, इसको डार्विनवाद ने स्पष्टीकरण नहीं कर पाया था। तो इसी को स्पष्टीकरण करने के लिए कौन आता है बच्चे, इसी को स्पष्टीकरण करने के लिए उत्परिवर्तन सिद्धांत आता है। और उत्परिवर्तन सिद्धांत हमको समझाएगा कि भैया ये बताओ कि लक्षणों में परिवर्तन आ रहा है तो क्यों आ रहा है। समझ रहे हैं, यहाँ तक नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़े। चले, हो गया, हाँ। चले आइए, अब हेडिंग बनाइए सभी लोग बच्चा, उत्परिवर्तन सिद्धांत। हेडिंग बनाइए, उत्परिवर्तन सिद्धांत। उत्परिवर्तन सिद्धांत, देखो बच्चे, अगर आपसे कहा जाए इसे क्या बोलते हैं बच्चे, बोलो, म्यूटेशन थ्योरी। बेटा अगर म्यूटेशन थ्योरी है तो सबसे पहले बेटा आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, जो म्यूटेशन थ्योरी है किसने दिया था बेटा, या उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था। तो आप सभी लोग को पता है उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, प्यारे बताओ,
तो ये जानते उत्तर प्रदेश सिद्धांत किसने दिया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। किसने दिया था बच्चे? तो ध्यान देना। हाँ, अगर सबसे पहला पॉइंट बेटा यहाँ से ही बनेगा, इसे दिया था किसने? ह्यूगो डी ब्रिज ने। तो बेटा ह्यूगो डी ब्रिज ने क्या दिया था? उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। अब मन में आएगा उत्परिवर्तन का सिद्धांत क्या होता है ना। चलिए, तो उन्होंने बच्चे ध्यान देना, इस सिद्धांत किसने दिया था बेटा? ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। इन्होंने अपना एग्जाम्पल किसको लिया था बेटा? अगर आपसे कहा जाए इन्होंने एग्जाम्पल क्या लिया था बेटा? एग्जाम्पल ने, इन्होंने एग्जाम्पल लिया था डेंथेरा लेमार्किया। क्या नाम था बच्चा उनका? डेंथेरा लेमार्किया। पादप। किसको लिया था बेटा? डेंथेरा लेमार्किया पादप। इसी को हम लोग जानते हो क्या बोलते हैं बेटा? इसी बोलते हैं संध्या प्रिमरोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संध्या। इसी बोलते हैं संध्या प्रिमरोज। अब देखो आपको बताएंगे, ये तो समझाएंगे, पर ये है क्या जरा इसको समझ लेते हैं ना। तो ध्यान दें, इन्होंने कहा ना विविधता का जो स्रोत है वो उत्परिवर्तन होता है। इन्होंने कहा विविधता का स्रोत ही क्या होता है? उत्परिवर्तन। अब विविधता का स्रोत जो उत्परिवर्तन है, मतलब जो विविधता आ रही है ना, वही क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन। मतलब एक जीव से दूसरे जीव में जो अंतर आ रहे हैं, जो लक्षणों में परिवर्तन आ रहा है, अंतर आ रहा है, वही क्या है बेटा? हमारे पास क्या है? उत्परिवर्तन। उसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? उत्परिवर्तन। और उत्परिवर्तन अगर हो रहा है तो उत्परिवर्तन, क्योंकि उत्परिवर्तन कभी भी किसी भी समय किसी भी दिशा में हो सकता है। इन्होंने क्या बताया बेटा? इन्होंने कहा कि जो उत्परिवर्तन हो रहा है ना, जो विविधता में अंतर आ रही है ना, वह कभी भी किसी भी समय किसी भी दिशा में हो सकती है। जबकि डार्विनवाद ने क्या बताया? कहा कि जो, ध्यान देना, इसके पहले देखो पढ़ो जस्ट इसके बारे में। उन्होंने बताया कि जो परिवर्तन वातावरण में अगर बदलाव होगा तो जो शिखर एक दिशा में चलेगा, अर्थात जो परिवर्तन होगा वह किसी एक दिशा में होगा। बताइए, क्या परिवर्तन किसी एक दिशा के लिए मोहताज है क्या? नहीं, परिवर्तन किसी भी दिशा में हो सकती है। तो ये बात इनकी क्या थी बेटा? गलत थी। इसीलिए इन्होंने क्या होता है बच्चे कि ध्यान देना है, क्या अगर जो उत्परिवर्तन होगा तो उत्परिवर्तन जो विविधता का स्रोत होगा, क्या बेटा? उत्परिवर्तन होता है, क्योंकि उत्परिवर्तन कभी भी किसी भी दिशा में हो सकता है। ध्यान देना बेटा। इन्होंने क्या होता है, पहली पॉइंट क्या होता है बच्चे? तो अगर पहली पॉइंट में लिखेंगे विविधता का स्रोत, विविधता का स्रोत ही उत्परिवर्तन है। विविधता की स्रोत क्या बेटा है? उत्परिवर्तन है। उत्परिवर्तन है क्योंकि उत्परिवर्तन कभी भी किसी भी दिशा में हो सकता है। मतलब जो परिवर्तन होगा ना, कभी भी किसी भी दिशा में हो सकता है। तो जो भी फिनोटाइप में अंतर आ रहा है लक्षणों में बेटा, तो ध्यान देना है, अगर कहा जाए जो हमारे पास क्या है? फिनोटाइप है, अर्थात क्या बच्चे हमारे पास है? फिनोटाइप है। तो जो बेटा हमारे पास लक्षण है, जो परिवर्तन है लक्षण का, तो लक्षण का फिनोटाइप, लक्षण का अगर कहेंगे बेटा परिवर्तन, तो परिवर्तन कैसे आ सकता है बेटा? तो परिवर्तन दो आधार पे आएगा। कितने आधार पे आएगा? दो आधार पे। दो आधार कैसे होंगे बेटा? या तो उसके जीन में परिवर्तन कर दिया जाए। किसमें कर दिया बेटा? जीन में। अगर जीन में परिवर्तन कर रहे हैं तब भी लक्षणों में परिवर्तन हो जाएगा। तो ध्यान देना है, जीन में परिवर्तन करने पर लक्षणों में विविधता आएगा। क्या बताया बेटा उन्होंने? अगर जीन में परिवर्तन कर रहे हैं उनके लक्षणों में भी क्या आएगा बेटा? मतलब कि लक्षणों में विविधता आएगी। यह दूसरा कैसे होगा बेटा?
वातावरण में परिवर्तन से लक्षणों में क्या होगा, विविधता आएगी, विविधता आएगी। उन्होंने इस पॉइंट को कहा बेटा, कहा कि सभी बताओ विविधता का स्रोत ही क्या है, उत्परिवर्तन है, और उत्परिवर्तन कभी भी किसी भी दिशा में हो सकती है, और अगर किसी भी लक्षण में अगर कोई भी उत्परिवर्तन हो रहा है तो कैसे हो सकता है, तो दो तरीके से हो सकता है, या तो उसके जीन में क्या करिए, परिवर्तन कर दीजिए, या क्या करिए बच्चे, उसके जीन में अब क्या करिए, परिवर्तन कर दीजिए। ये जीन में परिवर्तन कर दे रहे हैं तब उसके अंदर परिवर्तन आ जाएगा, या तो वातावरण में परिवर्तन आ जाएगा तब उसके लक्षण में परिवर्तन आ जाएगा। जैसे बेटा अगर मैं बात करूं, जैसे मान लीजिए कि हमारे बच्चे के अंदर क्या हो, सचिन तेंदुलकर का जीन आ जाए, तो हम क्या करें, सचिन तेंदुलकर का जो जीन होगा निकाल के अपने बच्चे के अंदर क्या करें, डाल दें। ऋतिक रोशन जैसा मेरा लड़का कैसा हो, हैंडसम हो, तो उसके अंदर का जीन निकाल के इसके अंदर क्या करो, डाल दो। तो अगर जीन डाल देंगे तो जो बच्चा हमारा पैदा होगा तो उसके अंदर क्या होगा, ऋतिक रोशन का भी लक्षण होगा, सचिन तेंदुलकर का भी लक्षण होगा, और मैंने क्या किया, अक्षय कुमार का भी डाल देता, अक्षय कुमार का भी आ गया। तो जो लड़का होगा उसके अंदर क्या होगा, नया लक्षण आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जीन में हमने क्या कर दिया बेटा, परिवर्तन। दूसरी बात, या तो जैसे हम यहाँ रह रहे हैं, हमको उठा के कहाँ डाल दिया जाए, अमेरिका डाल दिया जाए, तो हमारे ऊपर वातावरण का क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा, हमारे रहन सहन में, खान पान में, हर चीज में क्या आ जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा, हमारे लक्षण क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे, लक्षण हमारे क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। अब जैसे हमको यहाँ खाना खाना, कैसे खाएंगे, दाल चावल लपेटे, हाथ लगाए, मारे सन्न से खत्म, और वहां जाएंगे तो क्या करेंगे, 2 स्पून लेंगे, 2 चम्मच, अब ऐसे कटिंग करके थोड़े थोड़े स्लाइस में खाएंगे। जैसे आजकल क्या होता है, आजकल आप देखेंगे तो लड़कियों का इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल मिलता है ना, घर में रहेंगे तो कैसे खाएंगे, कढ़ाई में दाल चावल डाले ना, लगा के सन सन हम खींच देंगे, और वही जब ससुरे जाएंगे कैसे कहेंगे, तब चम्मच चाहिए ना, तो चम्मच से खाएंगे आराम से, धीरे धीरे, घरे कुल काम करिए, और वहां जाए, अभी रेस्टोरेंट में चले जाइए, देखिए आप बहुत परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। घर पे जाए जिसे लगाए रोटी को पुपली खाएंगे, यहाँ हल्का सा तोड़ेंगे, तन्नी खाओ, तन्नी खाओ, अच्छा मुंह नहीं खुलेगा यहाँ पे, वहां पे मुंह नहीं खुलेगा, मुंह ऐसे। अब यहाँ घरे जैसे मन के तैसे मुंह खोला, हाफ हाफ कितना तेज अंदर जाए, है कि नहीं। ये सब ज्ञान आजकल हमको इसलिए मिल जाता है कि इंस्टाग्राम कभी कभी मैं भी देख लेता हूँ, क्योंकि वहां देखने को मिल जाता है ऐसा, है कि नहीं बच्चे। तो उन्होंने कहा परिवर्तन 2 आधारों पे आ सकता है बेटा। अगर बच्चे ध्यान देना, अगर बहुत बड़ा परिवर्तन होता है जिसमें नए जीव एक जीव का निर्माण होता जाता है, तो उसे अपने ध्यान दो क्या होता है बेटा, उसे बोलते हैं सेल्टस, बोलते हैं सेल्टसन, क्या बोलते हैं, सेल्टसन। तो बेटा अगर आपसे कहा जाए तो एक पॉइंट और यहीं पे और नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, यदि बहुत बड़ा परिवर्तन होता है तो होता है और नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, तो उसे बोलते हैं सेल्टसन्स कहते हैं। ठीक बच्चे, तो अगर पूछे सेल्टेशन क्या है, जब से बहुत बड़ा परिवर्तन हो, और परिवर्तन होने से एक नया जीव ही जन्म ले ले, बिल्कुल एक नई जाति, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्टेशन। जिसे बोलते हैं ना कि यार आज तक कभी ये जीव देखे ही नहीं थे, ये नया पैदा हो गया, तो ये क्या हुआ, बहुत ज्यादा परिवर्तन जब आया तब ऐसा हुआ। तो इन्होंने बेटा विविधता के बारे में समझाया कि कोई भी जीव होगा तो किसी भी जीव के अंदर जो परिवर्तन होता है ना, वो पर्यावरण और प्लस जीन के आधार पर ही किसी जीव के में विविधताओं में क्या होता है बेटा, अंतर आता है। ठीक है, यहाँ तक पॉइंट, किसी कोई दिक्कत, कोई समस्या, चलिए अच्छी बात है, आगे भी नहीं होगा। अगर आगे होगा तो वीडियो आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, अब उठा के फिर देख लीजिएगा। अब एक ही क्लास को आप जितना बार चाहे उतना बार पढ़ सकते हैं, है नहीं, पहले सुविधाएं नहीं थी आप लोग को, अगर क्लास छूटा सारा काम छूटा, पर आजकल टेक्नोलॉजी के जमाने में सब कुछ संभव है क्या।
चलो, एक पॉइंट बेटा आपके एनसीईआरटी में और लिखा होगा, मानव जनित। क्या लिखा होगा? मानव जनित। तो आइए समझते हैं मानव जनित क्या होगा। चल, बंद कर दिए। मानव जनित। अब बेटा मानव जनित क्या होता है? देखो, अगर मानव जनित की बात करेंगे ना, अगर मानव जनित की हम लोग बात करेंगे तो मतलब जिसपे मानव के द्वारा कोई परिवर्तन हो रहा है। सॉरी, मानव जनित मतलब मानव के हस्तक्षेप से अगर कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मानव जनित। जैसे एग्जाम्पल अगर बात करें बेटा, जैसे जीवाणु के में प्रतिजैविक प्रतिरोधकता आ जाए, क्या बेटा आ जाए? ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं, 3 शब्द लिखते हैं, बताते हैं। क्या लिख देंगे बेटा? जीवाणु में प्रतिजैविक प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता। दूसरा पॉइंट अगर बात करेंगे बेटा, क्या होगा? यूकैरियोटिक में ड्रग की प्रतिरोधकता। और तीसरा बच्चे अगर एग्जाम्पल ले ले बेटा, तीसरा हमारे पास है खरपतवारों में हर्बिसाइड्स की प्रतिरोधकता। जरा समझो बेटा, हमने लिखा जीवाणु में प्रतिरोधकता, यूकैरियोटिक में ड्रग का प्रतिरोधकता, खरपतवारों में हर्बिसाइड्स की प्रतिरोधकता। इसका मतलब क्या होता है बेटा, जरा समझेंगे। अगर ध्यान देना, अगर मानो उनमें जो विकास में मानव का अगर योगदान होगा, ये समझिए बेटा, आप समझिए मेरी बात को। इसका प्रतिरोधकता मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए अगर हम लोग खरपतवारों में, जैसे खेत में है, खेती कर रहे हैं, तो खरपतवारों को हटाने के लिए लगातार कीटनाशक का प्रयोग कर रहे हैं, लगातार कीटनाशक का क्या कर रहे हैं? प्रयोग कर रहे हैं। तो उससे धीरे धीरे में वो जो कीटनाशक उसके अंदर हम लोग डाल रहे हैं, तो पेड़ जो खरपतवार है उसके लड़ने के समकक्ष अपने अंदर क्षमता क्या कर लेंगे? बना लेंगे। और जब बना लेंगे तो अगर उतने डोज का उसके अंदर अगर हम लोग अगर कोई भी दवा डालते हैं तो उसके ऊपर क्या करेगा? असर ही नहीं करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? इनके ऊपर कोई असर ही नहीं करेगा। जैसे एग्जाम्पल लीजिए सीधी सीधी बात को, जैसे आपको बुखार आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा? बुखार आ रहा है। आप क्या किए? मेडिकल से गए, एक पैरासीटामॉल खा लिए, फिर बुखार आया, फिर आपने 500 mg का क्या किया? पैरासीटामॉल खा लिया। ऐसे आप खाते गए तो धीरे धीरे आपकी बॉडी जो होगी वो बुखार जो होगा पैरासीटामॉल के उतने डोज के बराबर अपने अंदर क्षमता बना लेगी, और जो क्षमता प्राप्त कर लेगी तो जब पैरासीटामॉल खाएंगे तो आपको बुखार उतर भी नहीं करेगा। तो आपको दवा क्या लेनी पड़ेगी? हाई डोज का। तो मतलब किसी चीज को लगातार जब यूज कर रहे हैं तो अगर उसके खिलाफ उसने अपने अंदर क्षमता बना लिया है तो वही क्या कहलाता है बेटा? प्रतिरोधकता। मतलब उसके खिलाफ लड़ने का एंटीबॉडी उसके अंदर क्या हो चुका है बेटा? आ चुका है। तो मानव जनित ध्यान है ना, अगर इन सभी बेटा अगर इनमें बात करें, इनमें जो विकास में मानव का अगर योगदान होगा, इसलिए मानव जनित होंगे। इन सभी में अगर बढ़ने की बात करेंगे तो इसमें किसका योगदान होगा? इनमें जैव विकास के योगदान में मानव, इनके योगदान में क्या होगा बेटा? मानव होगा, तो इसे क्या कहेंगे बेटा? मानव जनित कहेंगे। ठीक, तो ध्यान देना, अगर इनमें कहा जाए किसी जीवाणु है कोई, और जीवाणु लगातार हम यूज कर रहे हैं, पर जीवाणु के अंदर वो प्रतिरोधकता आ गई। और क्यों आ गई? क्योंकि मानव ने क्या किया? अपने सुख सुविधाओं के लिए लगातार उसमें क्या किया बेटा? यूज किया। ऐसे ही जो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उसमें डायरेक्ट ड्रग्स के प्रतिरोधकता आ गए।
ड्रग्स की प्रतिरोधकता आ गई, मतलब हमने यूकेरियोटिक में बार बार क्या किया, उसमें अपने हिसाब से अपने अनुकूल बनाने के लिए बहुत सारी दवाइयों का प्रयोग करते चलते गए, तो धीरे धीरे अपने अंदर एक क्षमता बना लिया कि अगर इसके अंदर अभी डालोगे तो काम ही नहीं करेगा, उसका असर ही उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। पर बच्चे ये ध्यान देना है, अगर कहा जैव विकास का निर्धारण नहीं किया जा सकता, अगर कहा जाए बेटा ये जैव विकास का निर्धारण तो हम लोग यहाँ कर रहे हैं ना, यहाँ देखो हम तो कर रहे हैं, जैव विकास का निर्धारण तो नहीं किया जा सकता क्योंकि यह सहयोग पर आधारित होता है। क्यों? ये कभी भी किसी चीज में परिवर्तन कभी भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि वो परिवर्तन रोज हो, वो कभी भी किसी भी ऊपर परिवर्तन हो सकता है, परंतु इनकी गति, अच्छा बताओ क्या नए जीवों के अंदर जो नए लक्षण आ रहे हैं क्या वो मानव के ऊपर निर्भर करेगा? भैया जिससे मान लो इसके अंदर प्रतिरोधकता आ गई कि अगर हेर्बिसाइड की प्रति इसकी प्रतिरोधकता आ गई, खरपतवारों के प्रति, तो क्या ये लक्षण मानव द्वारा आए हैं? नहीं है, ये अपने आप स्वतः बने हुए हैं। पर हाँ, इस हेर्बिसाइड के जो खरपतवारों के अंदर जो ये शक्ति आई है, ये मानव चाहे तो इस शक्ति को बड़ी तेजी से ला सकता है और चाहे बहुत तेजी से क्या कर सकता है, खत्म कर सकता है। तो मतलब इनकी गतियों को बढ़ाएगा, कम बेसी कर सकता है, पर कहिए मानव द्वारा नए लक्षण को लाया जा सके, नहीं लाया जा सकता, क्योंकि जैव विकास डिपेंड किस पे करेगा बेटा? सहयोग के ऊपर। ये पता नहीं कब कैसे हो जाएगा, किसी को कोई पता नहीं है, पर हाँ उसकी स्पीड बढ़ जाए, कम हो जाए, ऐसा हो सकता है। समझ रहे मेरी बात को? यहाँ बच्चे एक पॉइंट आप लिख लेंगे, क्या लिखेंगे कि जैव विकास का निर्धारण, जैव विकास का निर्धारण, क्या लिखेंगे बेटा? जैव विकास का निर्धारण नहीं किया जा सकता है, जैव विकास का निर्धारण नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह सहयोग पर, क्या बेटा? सहयोग पर आधारित है। किस पर आधारित बेटा? सहयोग पर आधारित है, परंतु इनकी गति मानव के ऊपर निर्भर करता है। मानव गति किस पर बेटा? इनकी गति जो होती है, जो विकास की गति जो होती है, किस पर डिपेंड करेगा? मानव के ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है, बोलो भैया बात यहाँ तक सही है? समझ में आ गया नहीं आ गया? चलो, तो मानव जनित का अभिप्राय आपने समझा कि क्या होता है। तो मानव जनित का मतलब कुल मिलाकर होता है कि जब मानव द्वारा कोई परिवर्तन आ जाए, मानव किसी जैव विकास में क्या करे, उसके अंदर परिवर्तन में अगर तीव्र गति कर दे या मंद गति कर दे, तो मानव के द्वारा किसी जैव विकास में तीव्र गति का होना, मंद गति का होना ही क्या कहलाएगा? मानव जनित कहलाएगा। और पूछा जाए बेटा मानव जनित है क्या, तो मानव जनित क्या कहेंगे? किसी भी जैव विकास में उसकी गति को या तो बढ़ा दे या तो क्या करे बेटा? कम कर दे। तो किसी भी जैव विकास में उसकी वृद्धि को कर देना या उसमें कमी कर देना ही क्या कहलाएगा बेटा? मानव जनित कहलाएगा। मानो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, एक तो जीवाणुओं में क्या आ गया? प्रतिरोधकता आ गया, दूसरा यूकेरियोटिक में प्रतिरोधकता आ गया, तीसरा किसमें आ गया बेटा? खरपतवारों में। क्यों आ गया? क्योंकि लगातार हमने क्या किया? बहुत सारे केमिकल पदार्थों का छिड़काव करते गए, तो उसके खिलाफ लड़ने के लिए क्या बना दिया? एंटीबॉडी बना दिया। जैसे एग्जाम्पल लीजिए कोविड-19, जब कोविड-19 वायरस आया तो कोविड-19 वायरस के आने की वजह से क्या हुआ? कोविड-19 के वायरस के आने की वजह से हमारे शरीर में उसके लड़ने के लिए कोई क्षमता तो थी नहीं, तो व्यक्ति सर्वाइव नहीं कर पा रहा था, मर जा रहा था। पर धीरे धीरे हमने क्या किया? उसके खिलाफ हमने क्या लगाया? सब लोगों ने क्या लगाया था? वैक्सीन लगवाया। और वैक्सीन क्यों लगाया गया? क्योंकि उसके खिलाफ हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी बन जाए। जब एंटीबॉडी बन जाएगा तो जैसे वो शरीर के अंदर प्रवेश करेगा तो वो एंटीबॉडी से क्या करेगा? मार देगा। तो ऐसे ही किसी चीज में हमने क्या किया? दवा देते गए, पर ये देखा कि बार बार हम को दे रहा है, उसने क्या किया? धीरे धीरे अपने अंदर वो शक्ति प्रदान कर ली, कहा अब आओ किसी लेवल में आओगे तुमको खुद ही निपटा देंगे। अब अगर हमको मारना है ना तो इससे हाई डोज लाना पड़ेगा। तो मानो क्या किया? इसके अंदर जो क्षमता थी, इसकी क्षमता को बार बार खाद छिड़ते इसकी क्षमता को क्या किया? प्रतिरोधकता को क्या किया? बढ़ा दिया, ये पीक पे पहुंच गया। यदि आप मान लो अगर नहीं छिड़कता, खाद नहीं छिड़कता, तो धीरे धीरे उसके अंदर प्रतिरोधकता बिल्कुल ही कम हो जाती, तो हल्के ही दवा में क्या हो जाता? समाप्त हो जाता। इसीलिए मैंने कहा कि जो विकास में उसकी क्षमता को क्या करेगा?
या तो बढ़ा देगा या तो क्या करेगा बच्चे, घटा देगा। बस सही है। अब बेटा यहाँ से आपके एग्जाम में अब बेटा 2 पॉइंट बचा है, अनुकूली विकरण, अनुकूली विकरण बचा हुआ है, अनुकूलन विकरण बचा हुआ है, और दूसरा बेटा बचा हुआ है हार्डी और किसका, हार्डी और विनबर्ग का सिद्धांत। हार्डी और विनबर्ग का सिद्धांत बचा हुआ है, और प्लस क्या बचा बेटा, अनुकूली विकरण। तो 2 टॉपिक कल खत्म कर लेंगे तो आपका चैप्टर कल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कल इन दोनों चैप्टर को क्या करेंगे, खत्म करने का प्रयास किया जाएगा ना। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।